हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, हम उन सभी टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में ट्रिक के माध्यम से इजी वे में समझाने की कोशिश करते हैं, जिनके क्रम में हमने कई सारे वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिनको अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और वीडियो की इम्पोर्टेंसी के लिए हम बताना चाहेंगे कि अभी जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ हमारा NTA UGC नेट का, उसके अंदर लगभग 10 से और बल्कि 15 से 17 क्वेश्चन उन सभी वीडियो से जो लगभग उस समय 30 से 35 वीडियो डली हुई थी, उन सभी वीडियो से देखने को मिले हैं। और कई सारे दोस्तों ने मैसेज करके बताया कि उनको वो सभी वीडियो से काफ़ी ज़्यादा मदद मिली है। तो दोस्तों, वो वीडियो को आप ज़रूर जाकर देखें। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको NTA UGC नेट, TGT, PGT, अदर स्टेट के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी में हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी कुछ पूछा जाता है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम आज के वीडियो की अगर बात करें तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ख़ास करके NTA UGC नेट और TGT PGT एग्ज़ाम में, क्योंकि इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आधुनिक भारत के प्रमुख अकाल आयोग और उनकी क्या सिफारिशें हैं और किसके समय यह कौन सा अकाल आयोग आया है और किस आयोग की अध्यक्षता किसने की है, ये सभी क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। अगर हम NTA UGC नेट की बात करें तो इसमें लगभग 4 से 5 बार इन अकाल आयोग को क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सजाने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के बाद आपका कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन बचने वाला नहीं है, और हम एक ट्रिक के माध्यम से ये सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। इनका सिफारिश के बारे में बात करेंगे ट्रिक के माध्यम से। इसके अलावा इनका जो क्रोनोलॉजी ऑर्डर है वो भी हम एक ट्रिक बताएंगे, जिसमें आपकी पूरी क्रोनोलॉजी आ जाएगी। तो दोस्तों, बिल्कुल वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। जो भी आपके डाउट है, जो भी आपके कन्फ्यूजन है, वो आज के इस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाले हैं। तो दोस्तों, हम चलते हैं हमारी स्लाइड के ऊपर। तो दोस्तों, हम स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम ब्रिटिश सरकार की जो अकाल नीति थी, कि किस किस आयोग को अकाल से निपटने के लिए, अकाल को राहत कार्य पहुँचाने के लिए या अकाल पीड़ितों की मदद करने के लिए किस आयोग के अध्यक्ष जो है नियुक्त किया था, और उस आयोग की अध्यक्षता किसने की थी, उस आयोग की सिफारिशें क्या थी, इन सभी चीज़ों के बात करेंगे। और इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पे इंक्लूड किया है जो चीज़ें एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती है। बाकी सारी चीज़ें जो स्टोरियाँ होती है, मतलब एक्स्ट्रा जो कंटेंट होता है, उन सब चीज़ों को हमने हटा दिया है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो उन्हीं सभी चीज़ों को यहाँ पे ऐड किया है। अगर आपको एक्स्ट्रा चीज़ें अगर पढ़नी है तो आप बुक के माध्यम से इन सभी चीज़ों में अपना नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकते हो। बाकी आपको एग्ज़ाम के लिए क्या सफिशेंट है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अकाल आयोगों की, कि कहाँ से अकाल आयोग की शुरुआत होती है, किस तरीके से ब्रिटिश सरकार की अकाल नीति की शुरुआत होती है। ब्रिटिश सरकार की अकाल नीति की अगर हम बात करें दोस्तों, प्रारंभ में सरकार ने अकाल और राहत कार्यों में कोई रुचि नहीं ली। दोस्तों, जो अकाल था उसमें उसके राहत कार्यों में कोई रुचि नहीं ली थी। मतलब शुरुआत में होता क्या है दोस्तों, 1757 में प्लासी का युद्ध हो जाता है और 1764 में बक्सर का युद्ध हो जाता है। तो बक्सर का युद्ध हो जाने के पश्चात बंगाल के ऊपर दीवानी अधिकार कंपनी को मिल जाते हैं। कहने का मतलब नाम मात्र का एक नवाब बंगाल का बैठ जाता है, मगर जो भी इम्पोर्टेंट काम होते हैं, जो भी नीति निर्धारण के कार्य होते हैं, वो सभी कार्य बंगाल में अंग्रेज़ों के द्वारा संचालित किए जाते थे। मगर 1760 के अंदर जब गवर्नर जनरल कार्टियस के समय जब अकाल पड़ता है बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अंदर, तब इनके द्वारा मतलब कोई भी राहत कार्य नहीं लिया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों, जब गवर्नर जनरल का कार्यकाल रहता है उस समय तक तो काफ़ी ज़्यादा इनके बीच में अकाल के लिए राहत कार्य का कार्य नहीं किया जाता है। आगे उसके बाद 1775 में अकाल पड़ता है। उसके अलावा 1778 में जाकर जब लॉर्ड लिटन का समय आता है दोस्तों, 1800 लॉर्ड लिटन का समय जो आता है, उस समय जाकर आपको स्ट्रेची आयोग देखने को मिलता है। वो सभी चीज़ें आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो देख लेते हैं कहाँ से इसकी शुरुआत होती है। तो 1792 के अंदर जब पहली बार अकाल आता है, तो ये गवर्नर जनरल के कार्यकाल की बात चल रही, वाइसराय के कार्यकाल में जाके तो ये सारी चीज़ों के अंदर सुधार देखने को मिल जाएगा आपको। तो गवर्नर जनरल का जब कार्यकाल चल रहा था, उसी समय 1792 में पहली बार अकाल पीड़ितों को सहायता पहुंचाने के लिए काम शुरू किया गया था दोस्तों। जबकि इससे पहले 1760 में 1770 में
1770 में अकाल आया था, 1767 से लेकर तो 1770 तक, उसमें भी कोई राहत कार्य का कार्य नहीं किया गया था। मगर जब 1792 में पहली बार जब अकाल पीड़ितों की सहायता पहुंचाने का काम शुरू किया गया, मगर उसमें भी कोई निश्चित नीति और निश्चित कोई योजना नहीं थी, मतलब वैसे ही लीपापोती का काम इन लोगों ने किया था। उसके बाद 1858 में जब कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और उसके बाद यहाँ पे क्राउन का हाथ में जब ये सरकार आ जाती है, क्राउन के हाथ में जब ये पूरा अपना भारत की गवर्नमेंट उनके हाथ में चली जाती है, तो तब जाकर ये राहत संबंधी उत्तरदायित्व को अपने ऊपर लिया है। तो कहने का मतलब ये दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब तक भारत के ऊपर शासन किया है, उन्होंने कोई भी किसी तरीके से अच्छी तरीके से या योजनाबद्ध तरीके से राहत कार्य नहीं किया है। मगर जब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में जब ये सत्ता चली जाती है, तो तब जाकर ये थोड़ा सिस्टमेटिक वे में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। फिर होता क्या दोस्तों, 1860-61 में बार बार अकाल पड़ने के कारण की जांच के लिए कर्नल स्मिथ की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है दोस्तों। तो भारत में हमारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल से लेकर तो ब्रिटिश क्राउन के शासनकाल तक जितने भी जो भी अकाल पड़ रहे थे, उन सभी अकालों के कारणों को पता लगाने के लिए 1860-61 के मध्य लॉर्ड कैनिंग का समय चल रहा है दोस्तों। ये लॉर्ड जो कैनिंग है, हमारे वायसराय, भारत के प्रथम वायसराय माने जाते हैं। उन्हीं के समय कर्नल स्मिथ की अध्यक्षता में जो अकाल पड़ रहे थे, उनके कारणों की पता लगाने के लिए उनकी एक समिति बिठाई जाती है। फिर 1866 में, उसी समय जब ये समिति बिठाई गई, उसी के पश्चात दोस्तों 1866 में उड़ीसा में अकाल के पश्चात सर जॉर्ज कैंपबेल की अध्यक्षता में समिति बिठाई गई है दोस्तों। दो समितियाँ आपको देखने को मिल रही हैं यहाँ पे। अकाल आयोग तो आपको स्ट्रेची आयोग देखने को मिलेगा, मगर उससे पहले दो समिति बिठाई जाती है। एक तो 1861 में आपकी स्मिथ समिति, और दूसरी आपकी उड़ीसा के जब अकाल पड़ता है 1866 में, तो कैंपबेल की अध्यक्षता में, सर जॉर्ज कैंपबेल की अध्यक्षता में कैंपबेल समिति का गठन किया जाता है। तो ये दोनों समितियाँ आपकी स्ट्रेची आयोग से पहले की है, तो ये आपको याद रखना होगा दोस्तों। इसको हम ट्रिक के माध्यम से भी समझेंगे लास्ट में, तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। इसके बाद दोस्तों हम अब समितियों की बात कर लेते हैं, किस तरीके से समितियों की स्थापना की गई है और क्या इनकी सिफारिशें थी और कब इनकी स्थापना की गई है। तो दोस्तों कर्नल स्मिथ समिति की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1860-61 के अंदर की गई थी, और ये किस वायसराय के समय की गई थी दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग के समय, जो भारत के प्रथम वायसराय थे और अंतिम गवर्नर जनरल थे दोस्तों। अंतिम गवर्नर जनरल थे, इन्हीं के समय 1857 का विद्रोह होता है, तो उन्हीं के अध्यक्ष, मतलब उन्हीं के कार्यकाल में कर्नल स्मिथ की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था। और इसकी मुख्य सिफारिश थी, मतलब इसका जो कार्य था वो क्या था, अकाल के कारणों की जांच करना। मगर इसने अब क्या इस सिफारिश की दी दोस्तों, इसकी सिफारिशें क्या थी, दिल्ली तथा आसपास के क्षेत्रों में आए अकाल के कारणों तथा उनकी उग्रता की जांच करना। तो ये इसकी सिफारिशों में शामिल था दोस्तों। तो इसने कहाँ, कौन से एरिया में जांच की थी दोस्तों, दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो अकाल पड़ा था 1860-61 में, उसके लिए जांच की इसने। और इसका परिणाम क्या हुआ, इस रिपोर्ट का कोई निश्चित परिणाम नहीं निकला दोस्तों। ये मतलब बिना परिणाम की रिपोर्ट थी, इसमें मतलब कोई भी अच्छी तरीके से कार्य नहीं किया गया था। तो ये चीज़ें बिल्कुल मतलब वेस्टेज चली गई, ये वाली समिति का कोई मतलब नहीं निकला। इसके बाद दोस्तों अगला समिति की बात कर लेते हैं, जॉर्ज कैंपबेल समिति। तो इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों, 1866 से 67 के बीच में की गई थी, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, जॉर्ज कैंपबेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो इसकी सिफारिश की बात कर लेते हैं दोस्तों। हमने शुरू में देख लिया था कि जॉर्ज कैंपबेल समिति आती है। इसके बाद इसकी सिफारिशें क्या होती है देख लेते हैं। उड़ीसा में आए अकाल के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट पेश की। तो दोस्तों 1866 से लेकर 1867 के बीच में जो उड़ीसा के अंदर भयंकर अकाल पड़ता है, जिसके अंदर लगभग 1 से 2 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है भूख की वजह से, तो उसकी जांच करना और उसके बारे में अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए सर जॉर्ज कैंपबेल समिति का गठन किया गया था। और इस समिति की सिफारिशें क्या है दोस्तों, इसने जांच की। फिर समिति का मानना था कि सिर्फ स्वयंसेवी संस्थाएं ही राहत कार्यों के लिए उत्तरदायित्व नहीं है दोस्तों। इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है कि एक जो स्वयंसेवी संस्थाएं होती है, जो एनजीओ वगैरह, ट्रस्टी वगैरह होते हैं, वही इस कार्य के लिए राहत कार्य नहीं कर सकते हैं, सरकार को भी इसके लिए अपना उत्तरदायित्व का निर्वहन करना पड़ेगा। तो ये बातें इन्होंने कही है जॉर्ज कैंपबेल ने। इसके बाद दोस्तों जब इन्होंने ये बात बोली है, तो इसका परिणाम क्या निकला है, तो इसका जो है आयोग ने सिफारिश के अनुरूप कार्य किया है दोस्तों। इसके बाद जो आयोग आता है वो इसकी सिफारिश के अनुरूप कार्य करता है, परंतु इसका कोई निश्चित योजना के तहत नहीं किया गया, जिसका कोई विशेष लाभ नहीं मिला। तो ये बात भी दोस्तों वही इसमें समिति की तरह हुई है, क्योंकि इसमें भी कोई योजना के
प्रारूप बनाकर ये योजना के तहत कोई कार्य नहीं किया गया है, तो इसकी वजह से दोस्तों ये चीज़ भी फेल मानी गई है, मतलब इसमें भी कोई ज़्यादा लाभ देखने को नहीं मिला है। तो ये दोनों समितियाँ हमारी वेस्ट चली जाती है। फिर इसके बाद दोस्तों अब स्ट्रेची आयोग आएगा। अब स्ट्रेची आयोग आया दोस्तों, तो स्ट्रेची आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई है और किसके समय हुई है। तो स्ट्रेची आयोग की स्थापना दोस्तों वर्ष 1880 में हुई थी, और ये वायसराय कौन थे उस समय, लॉर्ड लिटन के समय ये वायसराय, मतलब लॉर्ड लिटन वायसराय थे भारत के, उसी समय स्ट्रेची आयोग की स्थापना की गई थी दोस्तों। और स्ट्रेची आयोग की जब स्थापना की गई थी उसी समय भारत के अंदर खतरनाक तरीके से अकाल पड़ा था, और उसी से समय इन्होंने भारत के अंदर दरबार लगाया था लॉर्ड लिटन ने। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों, सर रिचर्ड स्ट्रेची ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों स्ट्रेची आयोग की भी अध्यक्षता स्ट्रेची ने की थी, इसीलिए इनका नाम स्ट्रेची आयोग पड़ा है। अब इसके विशेष क्या है दोस्तों, इस स्ट्रेची आयोग में भारत का प्रथम अकाल आयोग है दोस्तों, ये आकार नहीं है, ये अकाल आयोग है, आपको ये याद रखना है दोस्तों। तो स्ट्रेची आयोग को भारत का प्रथम अकाल आयोग कहा जाता है। इससे पहले की जो समितियाँ थी, स्मिथ समिति और कैंपबेल समिति, वो समितियाँ थी, आयोग नहीं था दोस्तों। आयोग जो था वो कौन सा था, स्ट्रेची आयोग पहला आयोग था। इसकी सिफारिशें क्या थी दोस्तों, अकाल की संभावना होने के पूर्व लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाए। ये बहुत बड़ी बात बोली है दोस्तों कि जब भी अकाल कहीं आ रहा है तो उससे पहले ही लोगों को रोजगार का साधन उपलब्ध करवा दिया जाना चाहिए। असमर्थ एवं दरिद्र व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध कराना एवं सहायता शिविर एवं दरिद्रशालाओं की व्यवस्था करना। तो असमर्थ एवं दरिद्र व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध कराना और सहायता शिविर एवं दरिद्रशालाओं की व्यवस्था करना, ये स्ट्रेची आयोग ने कहा है। इसके बाद दोस्तों अन्न संभरण की व्यवस्था एवं अनाज के लिए निर्यात पर प्रतिबंध करना। दोस्तों अन्न संभरण मतलब दोस्तों अनाज का स्टॉक करना, और अनाज को निर्यात पर प्रतिबंध करना। जो भारत से बाहर अनाज जा रहा था उसकी वजह से ही खास तौर पर अकाल पड़ रहा था, क्योंकि जितनी भी खाद्यान्न फसलें थी दोस्तों वो सभी इंग्लैंड पहुंचा दी जा रही थी, और जब भारत में कहीं सूखा वगैरह पड़ जाता था तो उसे अकाल पड़ जाता था। तो ये चीज़ें उसने बोली कि भाई भारत से बाहर निर्यात करना बंद किया जाए और भारत के अंदर अन्न का स्टॉक किया जाए, तब जाकर आप अकाल से निपट सकते हो। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो ये स्ट्रेची आयोग की सिफारिशें थी, और भी सिफारिश दी गई, हम पीछे देखेंगे दोस्तों। और क्या कहा दोस्तों, अकाल के समय लगान एवं करों में कमी तथा छूट की व्यवस्था। तो लगान और करों में कमी तथा छूट की व्यवस्था का प्रावधान इन्होंने कहा है, मतलब इन्होंने सिफारिशें दी है दोस्तों। और अकाल एवं राहत में होने वाले खर्च प्रांतीय सरकार वहन करे। तो दोस्तों ये भी बहुत बड़ी बात बोली, इन्होंने कहा है कि जो भी सरकार की तरफ से, जो प्रांतीय सरकार है उनकी तरफ से अकाल व राहत पहुंचाने के लिए सरकारों को वहन करना पड़ेगा। मतलब प्रांतीय सरकारें जो है उनको अपने प्रांत में जब भी अकाल पड़ेगा तो अपना राहत कार्य के लिए अपनी तरफ से राशि का वहन करना पड़ेगा। अब दोस्तों जब अकाल जो हमारा भारत का प्रथम अकाल आयोग बना है स्ट्रेची आयोग, उसके बाद जब इन्होंने अपनी सिफारिशें दी है तो उसके बाद परिणाम स्वरूप क्या निकल के आया दोस्तों, तो परिणाम क्या आया, कार्यकाल कोष स्थापित करने का प्रयास किया गया दोस्तों। अकाल कोष है दोस्तों, ये कार्यकाल नहीं है, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई है वॉइस टाइपिंग की वजह से। तो अकाल कोष स्थापित करने का प्रयास किया गया। तो भारत के अंदर प्रथम बार अकाल कोष की स्थापना अगर की गई है तो वो स्ट्रेची आयोग के सिफारिश के अनुरूप की गई है, जिसके लिए प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपए जमा होना था दोस्तों। जो अकाल आयोग की स्थापना की परिणाम निकल कर आया कि परिणाम स्वरूप अकाल आयोग की स्थापना की गई है, उसमें 1 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष जमा होना था, जो अकाल के लिए राहत कार्यों के लिए खर्च करना था। अकाल संहिता निश्चित की गई है दोस्तों। तो 1881 के अंदर अकाल संहिता निश्चित की गई है, वो भी इसी अकाल आयोग की सिफारिश के अनुरूप हुआ है दोस्तों। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो अकाल आयोग के सिफारिश पर यहाँ पे अकाल कोष की स्थापना की गई है जिसमें 1 करोड़ रुपए जमा करना है। दूसरा अकाल संहिता निश्चित की गई है। अकाल संहिता का मतलब दोस्तों पूरी तरीके से रूल रेगुलेशन बताया गया है, नियम बताया गया है और डेफिनेशन दी गई है कि किस कंडीशन को अकाल माना जाएगा, किस कंडीशन में अकाल में लगानों की दरें कम करनी है, करों में छूट किस तरीके से करनी है, पूरी व्यवस्था इस अकाल संहिता के माध्यम से बताई गई है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं दोस्तों लायल आयोग की। तो लायल आयोग के अंदर क्या चीज़ें देखने को मिलती है दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1897 में
लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय 1897 का जो वर्ष था दोस्तों, उसमें वायसराय थे लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। उनके समय लायल आयोग की स्थापना की गई है और इसके अध्यक्ष भी लायल ही थे दोस्तों। तो इसने क्या सिफारिशें दी है दोस्तों? इसने 1896 के महान अकाल के संदर्भ में स्ट्रेची आयोग की सिफारिश से सहमति प्रकट की है। और मतलब इन्होंने ये बताया है कि इससे पहले जो स्ट्रेची आयोग बना हुआ था, वो स्ट्रेची आयोग की जो भी सिफारिशें थी वो बिल्कुल वाजिब थी, बिल्कुल सही सिफारिशें उन्होंने मांगी थी। तो उनका इन्होंने समर्थन किया है और सहमति प्रकट की है। अब परिणाम क्या हुआ दोस्तों? अकाल आयोग, जो लायल आयोग था, इन्होंने ये भी कहा था कि जो रूल रेगुलेशन जो बनाए थे वो ज़्यादा स्ट्रिक्टली थे, उनको थोड़ा आपको नरम करना है, मतलब थोड़े उनको चेंज करने के साथ उनको थोड़ी नरमाई पेश करना है उनमें जो रूल रेगुलेशन बनाए थे। इसके बाद दोस्तों परिणाम क्या आया है? आयोग की सिफारिशें मान ली गई है। तो दोस्तों इसने जो सिफारिशें दी थी वो सिफारिशें सारी मान ली गई है। तो लायल आयोग को आपको बस इतना ही याद रखना है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों हमारा सर एंटनी मैकडोनाल्ड आयोग। ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसी से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी अगर सिंगल बेस अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने का चांस मैकडोनाल्ड आयोग का माना जाएगा। तो दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? इसको गठित किया गया था 1900 में, वर्ष 1900 में, जिस समय लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के वायसराय थे। तो लॉर्ड कर्जन के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। बंगाल विभाजन वगैरह, सिंचाई आयोग और पुलिस आयोग, इन सब की स्थापना, जैसे कि विश्वविद्यालय अधिनियम, ये सारी चीज़ें लॉर्ड कर्जन के समय हुई थी। तो लॉर्ड कर्जन ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की जो है नई नई चीज़ों को भारत के अंदर शुरू किया था। तो उसी में सर एंटनी मैकडोनाल्ड आयोग की भी स्थापना की थी उसने। और 1900 ईस्वी में, मतलब ये जो सन हमारा वर्ष था 1900 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सर एंटनी मैकडोनाल्ड इसके अध्यक्ष थे। अब इसने क्या सिफारिशें दी दोस्तों उस समय? इसकी सिफारिश थी महाराष्ट्र के अंदर जब अकाल पड़ता है दोस्तों, तो ये हमारे 1897 के आसपास महाराष्ट्र के अंदर काफ़ी ज़्यादा अकाल पड़ता है। तो उसी की सिफारिश, उसी को देखते हुए इस मैकडोनाल्ड आयोग की स्थापना की जाती है। तो इसने क्या सिफारिश दी दोस्तों? अकाल के समय पशुओं एवं बीज के लिए आर्थिक सहायता देना। दोस्तों जब भी अगर अकाल पड़े तो उस समय पशुओं के मतलब मानव जाति के साथ साथ पशुओं के साथ भी काफ़ी ज़्यादा अन्याय देखने को मिलता है। उनके लिए भी खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलती है। तो इसने ये कहा है अकाल के समय पशुओं और बीज के लिए, मतलब बीज जो खेती बाड़ी अगर करते हैं किसान वगैरह, तो उनको बीज प्रोवाइड करवाया जाए। इसके बाद दोस्तों अकाल ग्रस्त क्षेत्र को एक अकाल आयुक्त के जिम्मे रखने का सुझाव दिया गया दोस्तों। तो जो जहाँ भी कहीं भी अकाल आएगा वहाँ पे एक अकाल आयुक्त को नियुक्त किया जाएगा, जिससे वो सारी व्यवस्था अपने हिसाब से हैंडल करेगा। इसके बाद सरकारी राहत कार्यों के साथ गैर सरकारी साधनों का भी उपयोग किया जाए। कहने का मतलब है दोस्तों केवल सरकार राहत कार्य के लिए नहीं किया जाए, उसके अलावा जो ट्रस्ट होते हैं और जो NGO होते हैं, जो स्वयं सेविक दल होते हैं, उन सभी को अपने साथ लेकर राहत कार्य के लिए उन सभी को शामिल किया जाए। ये चीज़ें सर एंटनी मैकडोनाल्ड आयोग ने बताई है। इसके बाद दोस्तों कृषि की स्थिति सुधारने के लिए सिंचाई परिवहन की व्यवस्था की जाए। सिंचाई की व्यवस्था की जाए और परिवहन की भी व्यवस्था की जाए। दोनों की सिफारिश किसने की है दोस्तों? मैकडोनाल्ड आयोग ने। परिणाम क्या हुआ दोस्तों? सरकार ने आयोग की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर ली। तो इसकी भी सिफारिशों को स्वीकार कर ली थी। इससे पहले लायल आयोग आया था, उसकी भी सिफारिश स्वीकार कर ली थी। और स्ट्रेची आयोग आया था, उसकी भी सिफारिशें स्वीकार कर ली थी। कहने का मतलब दोस्तों जो आयोग बने हैं उनकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया। मगर जो इससे पहले की समिति थी, स्मिथ समिति और हमारी कैंपबेल समिति, उन दोनों की सिफारिशों को तो स्वीकार करने के बाद भी उनमें खासा ध्यान नहीं दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों जॉन वुडहेड आयोग। तो ये वुडहेड आयोग जो है हमारे आज़ाद भारत की जब आज़ादी मिलती है उससे 2 वर्ष पहले इस आयोग की स्थापना की जाती है। इसका कब किया जाता है? वर्ष 1945 में इस आयोग की स्थापना की जाती है दोस्तों। और इसकी विशेष क्या है दोस्तों इसके अंदर? तो विशेष ये है कि 1945 में आए अकाल की जांच के लिए इस अकाल जांच कमीशन को बैठाया गया था दोस्तों। तो जांच कमीशन को बैठाया गया था, मतलब 1945 में जो बंगाल के अंदर अकाल पड़ा था दोस्तों, उसके लिए इस जांच कमीशन को बिठाया गया था, जिसका नाम था जॉन वुडहेड आयोग। और ये ब्रिटिश भारत का सबसे अंतिम अकाल आयोग माना जाता है दोस्तों। आपको ये याद रखना है, जॉन वुडहेड आयोग। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों इनको समझना किस तरीके से है, तो ये समझने के लिए हम थोड़ा सा समझ लेते हैं दोस्तों।
अब इसको समझना किस तरीके से दोस्तों, यहाँ पे सभी अकाल वगैरह और समिति वगैरह दे रखी है। तो स्मिथ आयोग को तो आपको समझ ही लेना है दोस्तों कि स्मिथ आयोग की जो स्मिथ समिति थी उसकी स्थापना दिल्ली के आसपास जितना भी जो भी अकाल वगैरह पड़ा था उन सभी की जांच के लिए, उनके कारणों को पता लगाने के लिए स्मिथ समिति की स्थापना की गई थी दोस्तों। तो ये आपको याद रख लेना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जॉर्ज कैंपबेल समिति। अब जॉर्ज कैंपबेल समिति को आपको किस तरीके से याद रखना है, इसको रिलेट करेंगे दोस्तों। तो 1866-67 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों यहाँ पे राहत कार्य करने के लिए। उड़ीसा के अंदर जो अकाल आया था उसके संदर्भ में अपनी रिपोर्ट पेश की और उसको राहत कार्य करने के लिए। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए जब कहीं पे जब अकाल आता है, अकाल पड़ता है, तो उसका राहत कार्य किस तरीके से दिया जाता है दोस्तों। वहाँ पे जैसे कि एग्जांपल के लिए कहीं पे बाढ़ आ गई या कहीं पे अकाल पड़ गया, तो अकाल पड़ गया तो उनको राहत कैंप में मतलब राहत शिविर में पहुँचाया जाता है। तो राहत शिविर को क्या कहा जाता है दोस्तों, कैंप कहा जाता है। तो कैंप से ही आपको कैंपबेल आपको रिलेट करना है। तो दोस्तों उड़ीसा के अंदर जो अकाल पड़ा था तो उन लोगों को कैंप के अंदर रखा था। तो कैंप से फिर उसकी जांच किसने की थी, तो कैंपबेल ने की थी। तो उड़ीसा के लोगों को कैंप के अंदर रखा था और कैंप में रखने के बाद ही उसकी जांच कैंपबेल के द्वारा की गई थी। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, कैंप से आपका कैंपबेल हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों स्ट्रेची आयोग की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रेची आयोग का किस तरीके से याद रखना है दोस्तों, स्ट्रेची आयोग जो हुआ है 1880 में इसकी स्थापना की गई थी लॉर्ड लिटन के समय। और इस प्रथम अकाल आयोग है, ज़रूरतमंद लोगों के लिए सहायता पहुंचाना राज्य का कर्तव्य था। और अकाल कोष, तो दोस्तों अकाल कोष की स्थापना की गई थी इसमें। तो कोष का मतलब होता है दोस्तों पैसा। तो पैसा किस में रखाया जाता है दोस्तों, अटैची में रखाया जाता है। अटैची जो होती है दोस्तों उसमें पैसा रखाया जाता है। तो पैसा किसका रखाया जाएगा, कोष का। तो पैसा रखने के लिए एक अटैची की ज़रूरत होगी दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे 1 करोड़ रुपए पैसा रखना है आपको 1 साल के लिए, तो इन 1 करोड़ रुपए को कोई आप बैग में तो रख के बैठोगे नहीं, तो इनको रखने के लिए आपको अटैची की ज़रूरत पड़ेगी। तो 1 करोड़ रुपए के लिए आपको अटैची की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको अटैची से स्ट्रेची याद रखना है दोस्तों, अटैची स्ट्रेची। तो स्ट्रेची आयोग के अंदर ही आपको अटैची याद रखना है और अटैची में 1 करोड़ रुपये रखे हैं जो कोष है अकाल आयोग के लिए। कोष मतलब अकाल कोष की स्थापना इसी के संदर्भ में की गई थी। तो स्ट्रेची से अटैची आपको याद रखना है। इसके बाद लायल आयोग की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे लचीलापन कर दिया था आपका। स्ट्रेची आयोग की जो आयोग की सिफारिशें मान ली गई थी और जो आयोग महान अकाल के संदर्भ में आयोग ने स्ट्रेची आयोग की सिफारिश से सहमति प्रकट की तथा उसमें लचीलापन लाने की दृष्टि से कुछ परिवर्तन की अनुशंसा की गई। तो लायल से लचीलापन करना है दोस्तों। तो लोयल इंसान जो होते हैं वो थोड़े लचीले होते थे, इस तरीके से आपको याद रख देना है दोस्तों, लायल से लचीला हो गया है। इसके बाद दोस्तों आपको मैकडोनाल्ड आयोग को किस तरीके से याद रखना है, बहुत इजी है दोस्तों। सर एंटनी मैकडोनाल्ड की स्थापना कब की गई दोस्तों, 1900 में की गई थी और कर्जन के समय की गई थी। तो इसने क्या कहा था दोस्तों, नैतिक नीति तथा ग्राम स्तर के कार्यों की प्राथमिकता दी गई। इसके अलावा इसने सहायता मतलब अकाल की सहायता के लिए नीति निर्धारित। तो सहायता को क्या कहा जाता है दोस्तों, डोनेट करना। तो डोनेट करने को इसमें बात अनुदान की बात की गई दोस्तों। आयोग ने 1901 में सिफारिश की कि अकाल सहायता और अनुदान में दी गई सहायता पर आवश्यकता से अधिक बल दिया गया। तो इसने अनुदान के ऊपर बल दिया दोस्तों। तो डोनेट से जो मैकडोनाल्ड में आपको डोनेट याद रखना है दोस्तों, डोनेट। तो डोनेट करने में ही आपको अनुदान याद आ जाएगा दोस्तों। तो डोनेट से अनुदान आपको याद रखना है दोस्तों। तो 1991 में डोनेट वाली बात के ऊपर ज़्यादा इसने ध्यान दिया, बल दिया, ये आपको याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी दोस्तों। एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। इस कैंपबेल से आपको याद रखना है कि उड़ीसा के अंदर कैंप लगाकर राहत शिविर में इनको राहत पहुंचाई। स्ट्रेची आयोग से आपको क्या याद रखना है दोस्तों, जो राहत हमारा अकाल कोष का पैसा है 1 करोड़ रुपए, उसको आपको अटैची के अंदर रखना है। इसके बाद लायल आयोग के अंदर क्या करना है दोस्तों, जो सिफारिशें है उनको थोड़ा लचीलापन आना है। और मैकडोनाल्ड आयोग में आपको क्या करना है दोस्तों, जो अनुदान राशि है, जो डोनेशन वाली राशि है, उस पर बल देना है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद हो गई होगी दोस्तों। अब इसको क्रोनोलॉजी में आपको किस तरीके से सजाना है दोस्तों, इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। तो ट्रिक आपको किस तरीके से अप्लाई करनी है आपको याद रखना है दोस्तों। स्मिथ कैंप में अटैची लाया और डोनेशन वुड का किया। ये आपको ट्रिक याद रखना है दोस्तों। किस तरीके से आपको ट्रिक याद रखना है दोस्तों, कि स्मिथ अटैची लाया, स्मिथ कैंप में अटैची लाया। दोस्तों आपको ऐसे याद रखना है, स्मिथ कैंप में अटैची लाया
और डोनेशन वुड का किया। तो आपको किस तरीके से अप्लाई करना है दोस्तों, स्मिथ से हो गया आपका स्मिथ समिति, कैंप से हो गया आपका कैंपबेल, अटैची से हो गया आपका स्ट्रेची, और लाया से हो गया आपका लायल, और डोनेशन से हो गया आपका मैकडोनाल्ड, और वुड से हो गया आपका जॉन वुड हेड। और जॉन वुड हेड ने दोस्तों क्या किया था दोस्तों, जांच की थी। तो जांच से जान आपको याद रखना है दोस्तों। जॉन वुड हेड कौन सा कमीशन था दोस्तों, जांच कमीशन था। तो जांच और जान दोनों को आपको याद रखना है दोस्तों। जान ने जांच की थी, तो इस तरीके से आपको ये रिलेट करना है। तो ये चीज़ें भी आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। और इसकी क्रोनोलॉजी किस तरीके से याद रखना है, स्मिथ कैंप में अटैची लाया और डोनेशन वुड का किया। मतलब अटैची लेकर तो आया था पैसों की, मगर डोनेशन किसका किया दोस्तों, वुड का किया। तो वुड जो है हमारा लास्ट का है दोस्तों, वुड हेड जो है लास्ट वाला, जो हमारा अंतिम आयोग था जांच कमीशन वाला, वो आपको याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको अब क्लियर हो गई होगी दोस्तों। मुझे नहीं लगता आज के बाद आपको क्रोनोलॉजी में और इनकी सिफारिशों को समझने में और किसने समय किसकी क्या अध्यक्षता, ये समझने में आपको कोई प्रॉब्लम होगी दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो अगर पसंद नहीं आया है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और इसके अलावा दोस्तों चैनल को, और आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसके अलावा दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल की जो प्लेलिस्ट पे वीडियो डली हुई है उन सभी वीडियो को ज़रूर देखें। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।